हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें आज से मैं आपके लिए हिंदी की क्लासेस शुरू करूंगा। और यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे साथ बने रह के इस तरीके की जो तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ अच्छे कंटेंट के साथ, निश्चित तौर पर अगर आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे तो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए प्रयास कर सकता हूँ, अच्छा सा अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ, देने का प्रयास करूंगा। तो उस क्रम में आज एक नई श्रृंखला के रूप में मैं आपको हिंदी की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें आज सबसे पहले हम वर्णमाला के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने अगर पॉइंट लिया तो भाषा के संबंध में लिया है। तो आपको याद रखना है कि भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना। कई बार डायरेक्ट यहाँ से परिभाषा के संबंधी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आखिर भाषा का अर्थ क्या होता है, कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि भाषा संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है बोलना। आपको याद रखना है कि भाषा संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसी क्रम में मैंने आगे लिखा है कि भाषा की सार्थक इकाई। यहाँ से आपसे दो तीन तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। तब आपको याद रखना है कि भाषा की सार्थक इकाई के संबंध में यदि आपसे पूछा जाए तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। आपको याद रखना है कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। उसके बाद वाक्य बनता कैसे है, ये पूरा जो क्रियाकलाप है वाक्य के बनने का कहाँ से शुरुआत होती है उसके संबंध में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए, अगर वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वहां पे आपको दो शब्द मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा ध्वनि और दूसरा आपको मिलेगा वर्ण। आपको याद रखना है ध्वनि और वर्ण। यदि भाषा की मौखिक इकाई आपसे पूछा जाए, आपको याद रखना है भाषा की मौखिक इकाई आपसे पूछा जाता है, तब हमारा जवाब हो जाएगा ध्वनि। यानी कि ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है। और यदि इसी क्रम में वर्ण के विषय में आपसे पूछा जाता है तो वर्ण भाषा की एक सबसे छोटी लिखित इकाई है। आपको याद रखना है यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई के संबंध में पूछा जाता है तो यदि मौखिक तौर पे पूछा जाए तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपकी हो जाएगी ध्वनि। और यदि लिखित इकाई के संबंध में पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, वहां पे आपका जवाब वर्ण हो जाएगा। फिर ध्वनि और वर्ण के बाद आता है अक्षर। ध्वनि और वर्ण से बड़ा होता है अक्षर। तो अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन यहाँ पे उठ जाएगा कि आखिर वर्ण, बहुत से लोग यही समझेंगे कि वर्ण और अक्षर तो एक ही चीज है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि जैसे हमने लिखा छोटा आ, हमने यहाँ पे लिखा छोटा आ, तो यह एक वर्ण है। और यदि इसमें मैंने एक और मात्रा लगा दी बड़ा आ, तो यह यानी कि दो दो आपके जो दो वर्ण है, दो वर्ण है, एक आपका छोटा आ वर्ण हो गया और छोटे आ की मात्रा मिलने के साथ ही बड़ा आ बना है, इसलिए इसको हम अक्षर कहेंगे। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि और वर्ण से बड़ी इकाई अक्षर हो जाएगी। फिर अक्षर के बाद यदि अक्षरों को हम सार्थक क्रम में लगाते हैं, अक्षरों को हम सार्थक क्रम में लगाते हैं तो वह एक शब्द बन जाता है। और यदि हम उसको सार्थक क्रम में नहीं लगाएंगे तो शब्द तो बनेगा लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यदि आपको अर्थ देने वाला शब्द बनाना है तो अगर वर्ण या अक्षरों को हम सार्थक क्रम में लगाते हैं फिर वह शब्द बन जाता है। तो अक्षर से बड़ी इकाई हो जाएगी शब्द, और शब्द को दूसरे शब्दों में पद भी कहा जाता है। उसके बाद पद के बाद आता है पदबंध। आपको याद रखना है पद के बाद क्या आ जाएगा, पदबंध। और पदबंध के बाद आता है वाक्य। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है तो वाक्य हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि मौखिक पूछी जाए तो ध्वनि हो जाएगी। और यदि लिखित तौर पे पूछा जाए तब आपकी वर्ण हो जाएगी। ध्वनि और वर्ण से बड़ा आपका अक्षर हो जाएगा, अक्षर से बड़ा आपका शब्द हो जाएगा जिसको पद कहते हैं, और पद के बाद आपका आता है पदबंध, और पदबंध के बाद सबसे अंतिम जो कि सबसे बड़ी इकाई और सबसे सार्थक इकाई है वह वाक्य होती है। तो मेरे हिसाब से आपको भाषा के संबंध में ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा वर्णमाला की। अब मैंने लिया है वर्णमाला। अब वर्णमाला का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जो केजी नर्सरी के बच्चे वर्णमाला पढ़ते हैं सिर्फ वही वर्णमाला हुई। वर्णमाला से संबंधित 20 तरीके के प्रश्न, 20 तरीके के प्रावधान और 20 तरीके के प्रश्न आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा हम जान लेते हैं। कई बार डायरेक्ट यहाँ से परिभाषा के संबंध में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वर्णमाला की परिभाषा को आपको याद रखना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला के विषय में एक बात आपको और याद रखनी है, अगर इसमें कुल वर्ण की बात की जाए, वर्णमाला में अगर कुल वर्णों की बात की जाए तो हमारे कुल वर्ण कितने होंगे, 52। यदि आपसे एक बात और आप याद रखिएगा कि अगर आपसे लिखने के आधार पर वर्णों के विषय में पूछा जाए तो हमारा जवाब 52 हो जाएगा। और यदि उच्चारण के आधार पर वर्णों के संबंध में पूछा जाए तो हमारा जवाब 45 होगा।
मैंने आपको बता दिया कि यदि वर्णमाला में कुल वर्ण, अगर आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो हमारा जवाब 52 हो जाएगा। लेकिन यदि उसको बांट दे कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो हमारा जवाब 45 हो जाएगा। और फिर अगर आपसे पूछ ले, कुल वर्ण पूछे या लेखन के आधार पर पूछे, दोनों का जवाब 52 होगा। लेकिन यदि उच्चारण के आधार पर पूछता है तो इस स्थिति में हमारा जवाब 45 हो जाएगा। अगर उच्चारण के आधार पर वर्णों की बात की जाए तो 45 वर्ण है, जिसमें 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। आपको याद रखना है कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन का जिक्र किया गया। इसी क्रम में लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, जिसमें 13 स्वर का जिक्र है, 35 व्यंजन का जिक्र है और 4 संयुक्त अक्षर का जिक्र है। आपको याद रखना है कि 4 संयुक्त व्यंजन का जिक्र है। आते तो व्यंजन में है, वो भी व्यंजन है। अगर टोटल व्यंजन की बात की जाए तो 39 हो जाएंगे, लेकिन 4 को मैंने अलग कर दिया क्योंकि उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जिसमें आपका आ जाता है जैसे स्रा, स्रा है, ज्ञा है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, जो दो अक्षरों से, ऐसे वर्ण जो 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं या संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो आपको याद रखना, अगर लेखन के आधार पर आपसे पूछा जाता है तो 52 वर्ण हो जाएंगे, जिसमें आपके 13 स्वर और 39 व्यंजन, जिसमें 35 सामान्य व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। तो उसी क्रम में मैंने लिखा है कुल वर्ण 52। अब इनका वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है, तो कुल वर्ण होते हैं 52, जिनमें कुल वर्ण 52 होते हैं, इनको स्वर और व्यंजन के क्रम में बांटा गया है। तो आपको याद रखना, चूंकि मैंने ऊपर आपको 13 स्वर बताए और 39 व्यंजन बताए, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे मैंने स्वर 11 लिखे हैं और व्यंजन 41 लिखे हैं, क्योंकि जो अंग और आह 2 ऐसे स्वर होते हैं जो स्वर की श्रेणी में कई बार नहीं गिने जाते हैं। तो इस आधार पे आप याद रखिएगा कि स्वर 11 होते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कुल स्वर कितने होते हैं, तब आपको याद रखना है कि कुल स्वर 13 होते हैं। लेकिन यदि उच्चारण के आधार पे आपसे पूछा जाए, तब आपको याद रखना है कि 10 स्वर होते हैं, क्योंकि जो ऋ, आपको याद होगा जैसे हम ऋ से ऋषि लिखते हैं, तो इसमें चूंकि मैं मार्कर अपना चेंज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, यदि हम लिखते हैं री, जैसे मैंने यहाँ पे री लिखा, तो री, इसमें हमको जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो रा, उच्चारण के नाम पे इसमें रा पहले आ रहा है, इसलिए इसको उच्चारण के आधार पे आपका स्वर नहीं माना गया, इसीलिए उच्चारण के आधार पे मैंने 10 लिखे हैं। और चूंकि यहाँ पे जब मैंने कुल वर्णों के संबंध में स्वर और व्यंजन का विभाजन किया है, वहां पे मैंने 11 स्वर लिखे हैं, तो इस 11 स्वर में री शामिल है, लेकिन अंग और आ 2 ऐसे स्वर हैं जो कि अनुनासिक और अनुसार के उसमें आते हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और व्यंजन, सबसे पहले यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर के संबंध में आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है। कई परीक्षाओं में परिभाषा पूछी भी गई है, तो स्वर की परिभाषा के संबंध में आपको याद रखना है कि ये ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कहने का मतलब है कि इनको बोलने के लिए इनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, तो इनको स्वर कहते हैं। आपको परिभाषा मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। और यदि व्यंजन की बात करें तो व्यंजन की परिभाषा ये होती है कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे यदि हम बात करें तो छोटा आ, मैंने लिखा एक स्वर है, छोटा आ एक स्वर है, तो क्या इसमें कोई दूसरे वर्ण का प्रयोग किया गया इसके साथ में? न किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली गई है। लेकिन अगर इसी क्रम में मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ला लिखा, ये एक व्यंजन है, तो इसको इस आधार पे बांटा जा सकता है, आधा ला और प्लस आ, यानी कि इसमें किसका सहयोग लिया गया? आ स्वर का सहयोग लिया गया। इसीलिए इसकी परिभाषा आप याद रखिएगा कि व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जो स्वरों की सहायता से बने होते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहा जाएगा जो स्वरों की सहायता से बने होते हैं। तो आपको व्यंजन और स्वर के विषय में जो परिभाषा इनसे पूछी जाती है, उसके संबंध में मैंने आपसे बता दिया। फिर आज की क्लास में आगे हम स्वर के संबंधित, क्योंकि स्वर का वर्गीकरण यहाँ पे मैंने 7 आधार पे स्वर का वर्गीकरण किया है, और इन 7 आधारों से आपके विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आज की क्लास को आप बहुत आसानी से समझ लेंगे तो स्वर यानी कि वर्णमाला से बनने वाला, क्योंकि व्यंजन की क्लास में आगे कल की क्लास में पढ़ाऊंगा व्यंजन, इन स्वर के संबंध में जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपसे नहीं छूटेंगे। तो सबसे पहले अगर 11 स्वरों के विषय में बात करें तो सबसे पहला जो इसका वर्गीकरण किया गया है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तब आपका जवाब हो जाएगा कि मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि स्वर के 3 प्रकार होते हैं। एक आपका ह्रस्व स्वर हो जाता है, एक दीर्घ स्वर हो जाता है और एक प्लुत स्वर होता है। अगर मात्रा या उच्चारण काल के स्थान पर स्वर के आपसे भाग पूछे जाते हैं तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा, दूसरा आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा और तीसरा प्लुत स्वर हो जाएगा। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर के बारे में आपको बताता हूँ कि इनको बोलने में
ह्रस्व स्वर की परिभाषा ये होती है कि ह्रस्व स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे उदाहरण अ, ई, उ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रे, ये ऐसे वर्ण हैं इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इसको ह्रस्व स्वर की श्रेणी में रखा गया। फिर बात अगर दीर्घ स्वर की जाए तो दीर्घ स्वर की बात अगर की जाए तो दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से, दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। आपको याद रखना है कि दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जिसमें आपका बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ए, आए, ओ और आओ, ये जो वर्ण है ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आएंगे। क्योंकि अगर आ अगर छोटे आ की बात करें तो बहुत कम समय हमको लग रहा, और ठीक उसी के आधार पर अगर हम बड़ा यानी कि आ ऐसे तेज पढ़ें तो उसमें हमको ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा गया। फिर बात करते हैं प्लुत स्वर। पहली बात तो इसके संबंध में आप ये जानिए कि प्लुत स्वर का प्रयोग अब ना के बराबर कहीं इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन खासकर नाटकों में, या अगर आप पुराने जैसे रामायण देखें, रामायण पढ़ें, उन सब चीजों में कहीं ना कहीं इसका प्लुत स्वर का कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। और इसके संबंध में आप ये याद रखिएगा कि दीर्घ स्वर से भी, अगर दीर्घ किसी वर्ण को बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो उसको प्लुत कहा जाता है। जैसे अगर हम उच्चारण करें राम बहुत तेज, तो रा और मा के बीच में जो ये बीच का गैप आ रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, इसी वजह से इसको प्लुत स्वर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपका जो एग्जाम्पल है राम के रूप में यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर नंबर 2, अगर वर्गीकरण, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वर का वर्गीकरण मैंने 7 आधारों पर किया है। तो सबसे पहला वर्गीकरण मैंने आपको बताया मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा जीभ के प्रयोग के आधार पर। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो जिस तरीके से मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक उसी प्रकार आपकी जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। आपको याद रखना है, इसमें एक पहला आपका पश्च स्वर हो जाएगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आपको याद रखना है 3 जो प्रकार है उसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कहने का मतलब जीभ के अगले भाग से, जीभ के मध्य भाग से और जीभ के पिछले भाग से जिन शब्दों का उच्चारण होता है उनको 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया। अगर अग्र की बात करें तो मैंने बताया जीभ के अगले भाग से, जैसे ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए, 4 ऐसे वर्ण हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए, 4 ऐसे वर्ण हैं, इनको जीभ के अगले भाग से यानी कि ये अग्र स्वर की श्रेणी में आ जाएंगे। फिर अगर मध्य स्वर की बात की जाए तो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है, और इसमें सिर्फ एक शब्द आता है, एक वर्ण आता है, आपका एक स्वर आएगा, छोटा आ। आपको याद रखना है कि अगर बात अग्र स्वर की जाएगी तो इसमें छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए 4 वर्ण आते हैं। यदि बात मध्य स्वर की जाए यानी कि जीभ के मध्य भाग से की जाएगी तो उसमें सिर्फ छोटा आ आएगा, आपको याद रखना है। फिर बात अगर करें पश्च स्वर की, तो पश्च स्वर में आपको याद रखना कि जीभ के पिछले भाग से यानी कि जीभ के पश्च भाग से जिन शब्दों का उच्चारण हो, जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं, जिसमें बड़ा आ जाएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आगत शब्द एक होता है आ। आपको याद रखना जो पश्च स्वर की श्रेणी में जो पश्च स्वर पश्च भाग से बोले जाते हैं उसमें बड़ा आ और आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और एक आगत स्वर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर आपसे वर्णों के विषय में पूछ लिया जाए, स्वरों के विषय में पूछा जाए, तो पहली चीज तो इनके तीन भागों पे इनको बांटा गया है, जिसमें आपका मैंने आपको अग्र स्वर बताया, जिसमें छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए आता है। फिर आपका मैंने मध्य स्वर बताया जिसमें छोटा आ आता है, और उसके बाद मैंने आपको पश्च स्वर बताया है जिसमें बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आगत स्वर आ आता है। तो इस हिसाब से जीभ के प्रयोग के आधार पर जो 3 भाग है आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद जो इसका तीसरा वर्गीकरण किया है मैंने मुख द्वार के आधार पे, यहाँ पे द्वारा लिख दिया है, इन आप याद रखिएगा मुख द्वार के आधार पे। इसमें आपको याद रखना है कि मुख द्वार के आधार पे इसको 4 भागों में बांटा गया। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे 3 भागों में, उसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भागों में, और अब जो इसका तीसरा वर्गीकरण मैंने लिया है मुख द्वार के आधार पे इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला हो जाएगा विवृत, फिर अर्ध विवृत, फिर संवृत और अर्ध संवृत। यहाँ पे आपके लिए जानने योग्य बात ये होगी, आप बहुत आसानी से वो समझ जाएंगे यदि आप इन शब्दों का अर्थ समझ गए। जैसे विवृत का अर्थ क्या होता है? मुख द्वार का पूरा खुलना। जो विवृत वर्ण होंगे उसमें मुख द्वार पूरा खुलेगा। कहने का मतलब है अगर कोई स्वर हम उच्चारण करेंगे किसी स्वर का, तो यदि हमारा मुख द्वार पूरा खुल जाता है तो उसको विवृत स्वर कहेंगे। जैसे आ, जब मैंने बड़ा आ बोला आ, तो हमारा जो मुख द्वार है पूरा खुल रहा है, इसलिए जो आ होगा वो विवृत स्वर कहलाएगा। उसके बाद अर्ध
अब चूंकि विवृत का अर्थ ये होता है कि मुख द्वार का पूरा खुलना, अब अर्ध विवृत का मतलब क्या हो जाएगा, मुख द्वार का आधा खुलना। आपको याद रखना है मुख द्वार का आधा खुलना। जैसे आ, मैंने जिस बड़ा आ जब बोला आ, उसमें मुख द्वार पूरा खुल रहा था, इसलिए वह विवृत स्वर की श्रेणी में आया। और अब अर्ध विवृत की बात करें, जैसे आ, ए, आपका ए, औ और आगस्वर आ। आपको याद रखना है एक तो आपका छोटा आ, फिर ए, औ और आगस्वर आ, ये अर्ध विवृत के अंतर्गत आ गए। फिर समरस स्वर। समरस स्वर का मतलब होता है, इसका अर्थ आप समझ लीजिए, बहुत आसानी से आप स्वरों को पकड़ पाएंगे। अर्ध आपका जो समरस स्वर है इसका मतलब होता है मुख द्वार का लगभग बंद रहना। ऐसे जब हम किसी ऐसे स्वर का उच्चारण करते हैं जिसमें हमारा मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसको समृत स्वर कहते हैं। जिसमें ई, जैसे हम ई, छोटी ई मैंने छोटी ई और बड़ी ई का जब उच्चारण किया ई ई, तो इसमें मुख द्वार हमारा लगभग बंद है, तो यह समृत स्वर की श्रेणी में आ जाएगा। तो ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये चार ऐसे स्वर हो जाएंगे जो समृत स्वर की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अर्ध समृत, इसका वही बात फिर यहाँ पे सामने आ जाएगी कि अर्ध समृत का मतलब ये होता है कि मुख द्वार का लगभग आधा बंद रहना। यदि हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और यदि हमारा मुख द्वार लगभग आधा बंद है तो उसको अर्ध समृत कहा जाता है। जैसे ए और ओ, इसमें कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, ए और ओ, आपको याद रखना है। तो जो तीसरा वर्गीकरण था मुख द्वार के आधार पे, उसको भी मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दिया। फिर जो चौथा वर्गीकरण है, स्वरों का चौथा वर्गीकरण है ओठों की स्थिति के आधार पर। बहुत आसान है आपके लिए, ओठों की स्थिति के आधार पर बहुत आसान है, केवल आप शब्दों के अर्थ को पकड़ते जाइए, बहुत आसानी से इसका वर्गीकरण आप समझ पाएंगे। ओठों की स्थिति के आधार पर एक वृत्तमुखी का मतलब ये होता है कि यदि हम किसी स्वर का उच्चारण करें और हमारे ओठ गोल हो जाए, यानी कि गोलाकार आकार ले, ऐसा आकार लेने कि हमको ऐसा महसूस हो कि ओठ गोल हो रहे हैं, उनको वृत्तमुखी कहा जाएगा। और एक बात अवृत्तमुखी की करें तो इसमें जब हम स्वरों का उच्चारण करें तो हमारे ओठ गोल ना हो, उस स्थिति को अवृत्तमुखी कहा जाता है। जैसे ओठ गोलाकार में आता है ऊ, जब मैंने छोटा ऊ का, जैसे छोटा ऊ या बड़ा ऊ का उच्चारण किया, जैसे ऊ ऊ, तो मेरे जैसे आपने देखा होगा कि ओठ कैसी आकृति ले रहे हैं, गोलाकार आकृति ले रहे हैं, तो इस स्थिति में वृत्तमुखी हो जाएंगे और इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आओ और आगस स्वर आ जाएगा। आपको याद रखना है, मेरे हिसाब से वृत्तमुखी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जिनको बोलने में हमारे ओठ गोल आकार के हो जाए, यानी कि गोलाकार हो जाए, तो उसको वृत्तमुखी कहते हैं। फिर अवृत्तमुखी, ओठ गोलाकार इसमें नहीं होंगे। जैसे छोटा आ, मैंने छोटा आ का उच्चारण किया आ, तो क्या ओठ गोलाकार स्थिति में जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये अवृत्तमुखी के उदाहरण हो जाएंगे। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए, ये ऐसे स्वर हैं जो अवृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें पांचवा, जो इसका पांचवा वर्गीकरण है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, इसके तहत स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका हो जाएगा अनुनासिक और दूसरा निरअनुनासिक। इसमें अनुनासिक में क्या है, हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जब ऐसे स्वरों का हम उच्चारण करें जिसमें हमको ये महसूस हो कि हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। आपको याद रखना, उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, जैसे अंग का अगर प्रयोग करें तो अंग बोलते समय आ का उच्चारण हमारे मुंह से हो रहा है, मतलब उसकी जब अंग हम बोल रहे हैं तो हवा हमारे मुंह से भी निकल रही है और साथ में नाक के लिए नाक से भी हवा निकल रही है, इसलिए इसको अनुनासिक कहा जाता है। अंग, आ, ई कहने का मतलब जब किसी के ऊपर चंद्रबिंदु यानी कि किसी स्वर के साथ जब हमको किसी आपके जो नासिक के व्यंजन है, किसी नासिक के व्यंजन का उच्चारण स्वर के साथ में मिला के करना है, तब वो अनुनासिक हो जाएगा। फिर निरअनुनासिक की बात की जाए तो इसमें हवा केवल मुंह से निकलती, कहने का मतलब जिसमें ना का उच्चारण नहीं आ रहा हो। जैसे आ ई आदि जो भी स्वर है जिसमें ना का उच्चारण नहीं आ रहा है, वो निरअनुनासिक की श्रेणी में आ जाएंगे। फिर घोषत्व के आधार पर, घोष का मतलब क्या होता है, घोषत्व के आधार पे आपको ये दो, एक घोषत्व के आधार पर, एक प्राण के आधार पे। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। जब मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा वहां भी इसके संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। घोषत्व के आधार पर सबसे पहले आप घोष का अर्थ समझ लीजिए। घोष का अर्थ होता है कंपन। किसी स्वर को बोलते समय यदि स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, कुछ कपकपी सी महसूस होती है, वो कैसे हो जाएंगे, सघोष उनको कहा जाएगा। घोष के दो प्रकार होते हैं, एक सघोष, एक अघोष। जिनमें कंपन उत्पन्न होगा वो सघोष होंगे, जिसमें कंपन उत्पन्न नहीं होगा वो अघोष होंगे। तो आपको स्वरों के संबंध में याद रखना है कि समस्त स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सभी सघोष होते हैं। आपको याद रखना है, अगर घोषत्व के आधार पर आपसे पूछा जाए तो सभी स्वर सघोष स्वर की श्रेणी में आएंगे। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं।
और घोष का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया कि स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन उत्पन्न होना। फिर प्राणत्व के आधार पर, अगर प्राणत्व के आधार पर बात की जाए तो सबसे पहली बात तो प्राण का अर्थ क्या होता है? हवा। प्राण का अर्थ होता है हवा, और प्राणत्व के दो प्रकार होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो स्वर के संबंध में आपको याद रखना है कि समस्त स्वर यानी कि सारे स्वर अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। आपको याद रखना है कि सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और प्राण का अर्थ हवा होता है। तो स्वर के संबंध में जो 7 वर्गीकरण थे बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिए, और केवल इसमें आपको उन शब्दों के अर्थ को समझने की जरूरत है। बाकी आप आसानी से स्वरों को जो स्वरों का वर्गीकरण है बहुत आसानी से आप स्वरों को अलग अलग ध्यान रख पाएंगे। कौन सा विवृत है, कौन सा अर्ध विवृत है, कौन सा समृत है, कौन सा अर्ध समृत है, कौन सा अग्र है, पश्च है, या कौन सा मध्य भाग से बोला जा रहा है। इस संबंध में अगर आप इन शब्दों को पकड़ पाएंगे तो बहुत आसानी से शब्दों के अर्थ को आप समझिए और बहुत आसानी से आप इनका वर्गीकरण कर पाएंगे। तो जो भी स्वर के संबंध में जो भी वर्गीकरण हो सकता था मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दिया। फिर एक और महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है वर्णों के उच्चारण स्थान। कहने का मतलब है वर्णों के उच्चारण स्थान। यहाँ बात मैं स्वर की भी करूंगा और साथ में व्यंजनों के उच्चारण स्थान की भी बात मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा। जैसे कंठ से बोले जाते हैं, ओंठ से बोले जाते हैं, तालव्य से बोले जाते हैं, मूर्धन्य होते हैं, दंत होते हैं, नासिक्य होते हैं। ऐसे समस्त वर्णों के संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। जैसे बात की जाए सबसे पहले कंठ से। कंठ का मतलब क्या होगा कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमको ये लगे कि हम सीधे गले से बोल रहे हैं उनको। जैसे का, आप बोल के देखिए, जैसे हमने का बोला तो का वर्ग जो होता है जिसमें का, खा, गा, घा, गा जितने भी शब्द आ गए ये सारे किससे बोले जाते हैं? कंठ से। और इसी क्रम में अगर स्वर के संबंध में बात करूं तो आ, अगर मैंने छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण जैसे आ तो ये कंठ से सीधे हवा कहाँ से आ रही? कंठ से। तो ऐसे शब्द जिनको हम डायरेक्ट कंठ से बोलते हैं वो कंठ की श्रेणी में आ जाएंगे, जिसमें आपका छोटा, बड़ा और अंग और साथ में का, जो आपका का वर्ग है। का वर्ग का मतलब हो गया कि का, खा, गा, घा, अंगा, जो सारे वर्ण उसमें आ रहे हैं वो सभी कंठ के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर अगर बात करें तालव्य की, ऐसे शब्द जिनको हम जिनको बोलते समय, ऐसा याद रखिएगा, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीभ तालु को टच करती है, जिसको बोलते समय हमारी जीभ तालु को टच करती है, उन सभी को वो किसकी श्रेणी में आएंगे? तालव्य वर्ण की श्रेणी में आ जाएंगे। इसमें बात हम करें स्वर की तो छोटी ई और बड़ी ई तालव्य स्वर के अंतर्गत आएगी। और साथ में अगर व्यंजन की बात करें तो चा वर्ग यानी कि चा, छा, जा, झा, या जो चा वर्ग होगा पूरा चा वर्ग, और या और सा ये सभी वर्ण आपके तालव्य श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर अगर बात करें मूर्धन्य की, जब हमारी जीभ बोलते समय ऊपरी भाग को टच करे, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीभ ऊपरी भाग को टच कर रही होगी तो वह क्या हो जाएगा? मूर्धन्य वर्ण की श्रेणी में आ जाएगा। तो अगर स्वर की बात की जाए तो री, जो आपका री स्वर है वह मूर्धन्य की श्रेणी में आता है। और बाकी टा वर्ग आपको याद रखना है, टा वर्ग और साथ में षटकोण वाला सा, वहां पे बात मैंने किसकी थी? सलीफा वाले सा की बात की थी, और यहाँ पे षटकोण वाला जो सा होता है वह मूर्धन्य की श्रेणी में आ जाएगा। फिर अगर बात करें दंत की, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीभ दांतों को टच करे, वो दंत वर्ण की श्रेणी में आते हैं। अगर इसके संबंध में मैं बात करूं तो स्वर तो इसमें कोई दंत, आपको ये बात याद रखनी है कि दंत वर्ण की श्रेणी में कोई स्वर नहीं आता है, लेकिन जो ता वर्ग है आपको याद रखना, ता वर्ग का मतलब हो गया ता, था, दा, धा, अंगा, जो भी है, जो ता, था, दा, धा, ना, आपको याद रखना है कि ता, था, दा, धा, ना जो ता वर्ग है या किसके अंतर्गत आ जाएगा? दंत श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। और साथ ही जो सरौता वाला सा होता है वह भी दंत श्रेणी के अंतर्गत आएगा, और इस सा को दंती सा भी कहा जाता है, आपको याद होगा। फिर बात करें ओष्ठ का मतलब हो गया कि ऐसे शब्द जिससे हमको महसूस हो कि हम सीधे ओठों से बोल रहे हैं, जिसमें हमारी ओठें कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करती हैं, इन वर्णों को हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे अगर व्यंजन की बात करें, अगर स्वर की बात करें तो ऊ, जब मैं ऊ बोल रहा हूं तो हमारी ओठें प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ऊ। तो इस तरीके से जो भी ऐसे वर्ण होंगे जिनको बोलते समय हमारी ओठें कोई प्रतिक्रिया कर रही होंगी, ओठ प्रतिक्रिया कर रही होगी, वो ओष्ठ श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर स्वर की बात करें तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और अगर ओष्ठ में उसकी बात करें, व्यंजन की बात करें तो पूरा पा वर्ग, यानी कि पा, यदि हमारी ओठों को कोई पकड़ ले तो पा हम नहीं बोल पाएंगे, ना पा बोल पाएंगे, ना फा बोल पाएंगे, मतलब पा पूरा वर्ग ओष्ठ श्रेणी के अंतर्गत आता है। और पा वर्ग को बोलते समय हमारी ओठें काम करती हैं। और साथ में अगर स्वर की बात की जाए तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसके अंतर्गत
आ जाएगा। फिर देखिए कंठ तालव्य। अब यहाँ पे दो चीजें मिल रही, एक तो कंठ और दूसरा तालव्य। तो ऐसे वर्ण जो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दो दो स्वरों से मिलके बने हैं, कहने का मतलब ऐसे वर्ण जो दो स्वरों से मिलके बने या दो ऐसे वर्णों से मिलके बने हैं जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग, जैसे कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य में ये उदाहरण लिखा ए, तो ये जो ए बनता है वो बनता है छोटा आ प्लस छोटी ई के मेल से, छोटा आ छोटी ई के मेल से ए बनता है। तो इसमें देखो जो छोटा आ है वो कंठ का है, जो छोटा आ स्वर है वो कंठ का है, और जो छोटी ई स्वर है वो तालव्य का है। तो जब दोनों कंठ और तालव्य दोनों वर्गों के जब वर्ण आपस में मिले हैं तब कंठ तालव्य का निर्माण हो गया। तो आपको याद रखना कंठ तालव्य का मतलब ये है कि इसमें ऐसे वर्ण आ जाएंगे जो दो वर्णों से, कहने का मतलब जो दो उच्चारण के स्थान पर जिनका विभाजन अलग अलग किया गया है, ऐसे दो वर्णों के मिलने से यह स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे कंठ तालव्य में अगर ए की बात मैंने की है तो छोटा आ और छोटी ई मिलने पर ए बनता है। तो छोटा आ मैंने आपको बताया कंठ का है और छोटी ई तालव्य की है, इसलिए इसको कंठ तालव्य कहा गया। फिर अगर बात करें कंठ ओष्ठ की, यानी कि कंठ और ऊंट, इसमें ऐसे वर्ण आएंगे जिनका उच्चारण कंठ और ऊंट दोनों से होता है। जैसे कि इसमें लिखा है ओ, तो ओ को बनाने के लिए छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके ओ बनता है। तो आप देखिए छोटा आ आपका कंठ का आ गया और ऊ के संबंध मैंने ओष्ठ में लिखा है, तो इसीलिए इसको कंठोष्ठ कहा जाता है, आपको याद रखना। फिर दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में आपको याद रखना कि वा, दंतोष्ठ में आपको याद रखना है कि वा एक ऐसा शब्द है, जैसे वा बोलते समय ओठे भी हरकत कर रही है और हमारी जीभ दांत को भी टच कर रही है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहा गया। यहाँ पे दंत यानी कि दांत और ओठ दोनों अपना प्रतिक्रिया कर रही है, इसलिए इसको दंतोष्ठ की श्रेणी में शामिल किया गया है। और यह हमारा वर्ण कौन सा हो जाएगा, वा। फिर नासिक, नासिक का मतलब यह है कि ऐसे वर्ण जो नाक से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जो नाक से बोले जाते हैं, जिसका उदाहरण है अंग। फिर ये लिखा मैंने ड़ा, इया, ड़ा, ना और मा, यानी कि जो पंचमाक्षर होते हैं, हर वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं वो नासिक के वर्णों की श्रेणी में आएंगे। आपको याद रखना है कि नासिक के वर्णों की श्रेणी में हर वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं, यानी कि जो अंतिम अक्षर होता है हर वर्ण का, वो नासिक की श्रेणी में आएगा। और अंग भी, जो ये अंग है ये भी नासिक वर्ण की श्रेणी में आएगा। अभी जब मैंने आपको ऊपर वर्ग के संबंध, जैसे मैंने का वर्ग बताया था, तो उसमें मैंने का, खा, गा, घा, अंगा भी बता दिया था, लेकिन वहां पे अंगा यानी कि जो पांचवा अक्षर है वो उस वर्ग की श्रेणी में न शामिल होकर इसमें शामिल हो जाएगा, नासिक के वर्णों की श्रेणी में शामिल होगा। तो फिलहाल आज की हिंदी क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, और यदि आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उस स्थिति में मैं आपकी तैयारी के लिए पूरा प्रयास करूंगा और आपकी सफलता सुनिश्चित कराने के लिए जितनी भी मेहनत मुझसे हो सकेगी मैं करता रहूंगा, और आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट ला के आपकी सफलता निश्चित तौर पे सुनिश्चित कराऊंगा। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।